क्या किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा संभव है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे काम कर रहे जजों को भीड़ 13 घंटे तक बंधक बना ले? क्या ऐसा मुमकिन है कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फोन उठाना बंद कर दें? और क्या उस राज्य में निष्पक्ष चुनाव की कल्पना की जा सकती है जहां खुद मुख्यमंत्री संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सड़क पर उतरने का आह्वान करें? आज बात पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, जहां 2026 के चुनाव से पहले जो हालात बन रहे हैं वो ना सिर्फ डरावने हैं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। और सवाल सिर्फ एक खड़ा हो रहा है कि क्या बंगाल में वर्तमान हालातों में निष्पक्ष चुनाव संभव है? 1 अप्रैल को मालदा में जो भी कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईआर की विसंगतियों को दूर कर रहे 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को 13 घंटे तक भीड़ ने घेर के रखा। पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुआ, एनआईए को मामले की जांच दे दी गई। अब एनआईए ने जो अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है वो बेहद डरावनी है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनआईए ने क्या क्या कहा है। पहली बात जो कही है कि ये हिंसा अपने आप नहीं हुई, ये वेल प्लान थी, यानी सुनियोजित थी। दूसरी बात जो एनआईए ने कही कि बकायदा लाउड स्पीकर से प्रचार कर करके भीड़ बुलाई गई थी और ई रिक्शा लगाए गए थे दंगाइयों को मौके तक पहुंचाने के लिए। अब आप सोच सकते हैं। तीसरा, इस भीड़ के अंदर महिलाओं को जानबूझकर आगे रखा गया ताकि अगर पुलिस एक्शन लेती है तो महिलाओं को देख के रुक जाए। हालांकि पुलिस ने किसी तरीके का कोई एक्शन लिया ही नहीं। इसके अलावा पुलिस की मौजूदगी के अंदर महिला न्यायिक अधिकारियों की गाड़ियों पर हमले हुए। हालांकि ये बात एनआईए ने नहीं कही है कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर महिला न्यायिक अधिकारियों की गाड़ियों पर हमले हुए, लेकिन ये बात वहां के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। और एनआईए की रिपोर्ट के अंदर जो महत्वपूर्ण बात शामिल रही वो ये है कि उस बीडीओ ऑफिस जिसके अंदर ये सारा काम चल रहा था उसमें कुल 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिनमें से 9 खराब थे और जो मेन रोड की तरफ था वो भी खराब था। अब सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई में सीसीटीवी खराब थे या कर दिए गए, यानी सबूत मिटाने की साजिश भी हो सकती है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण के अंदर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, एआईएमआईएम के कार्यकर्ता, नेता शामिल थे और इनकी कईयों की पहचान हो चुकी है। इनके कॉल डिटेल्स भी ट्रेस कर लिए गए हैं। कई लोगों की, यानी लगभग 25 से 30 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। यानी एनआईए के अनुसार ये पूरा का पूरा मामला जो था ये षड्यंत्र पूर्वक एक वेल प्लान साजिश का हिस्सा था। और इस पूरी की पूरी साजिश के जो तार हैं वो सीधे तौर पर सत्ताधारी दल से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनआईए के मुताबिक जिन 432 लोगों की इस प्रकरण में पहचान की गई है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और हद तो तब हो गई जब इसी सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में वो वीडियो दिखाया जिसमें खुद प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों को यह कहकर उकसाती हुई दिख रही हैं कि सीआरपीएफ की गाड़ियां यूपी से आ रही हैं आपको पीटने के लिए, लेकिन डरो मत, ये 15-20 दिन का खेल है। अब कोर्ट ने भी इस पे आश्चर्य जताया है और इसके बाद में बंगाल में चुनाव के बाद भी केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का आदेश दिया गया है। करीब 2.5 लाख जवान जो है सेंट्रल फोर्सेस के वो इस समय बंगाल के अंदर तैनात हैं। लेकिन जब सूबे का मुखिया खुद ही इस तरीके की अफवाहें फैलाने की बात करे तो आम मतदाता के अंदर सुरक्षा का भाव आखिर कैसे आ सकता है? और ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम मालदा में हुआ ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है मित्रों, ये केवल चुनाव से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा थ्रेट है। अब कैसे है कि मालदा में जिस हाईवे को जाम किया गया वो देश के बाकी हिस्सों को सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से जोड़ता है। अब आप जानते हैं कि चिकन नेक जो है ये पूरा का पूरा इलाका सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है क्योंकि इसी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत के बाकी हिस्से से जुड़ता है। तो आप इसको सोचिए कि किस तरीके से ये एक थ्रेट डेवलप की गई है कि अगर चाहें तो ये उपद्रवी भारत से पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को काट सकते हैं। वहां से भारत के बाकी हिस्सों के अंदर अगर सेना का मूवमेंट होना हो तो नहीं होगा और इस हिस्से से अगर उधर सेना जानी हो तो वहां भी मूवमेंट नहीं हो सकता। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस तरीके के उपद्रवियों को या दंगाइयों के ऊपर लगाम नहीं कसी जानी चाहिए? अगर इस तरीके के प्रायोजित हंगामे से किसी इमरजेंसी की स्थिति में हाईवे जाम कर दिया जाए तो इसका जिम्मेदार आखिर होगा कौन? क्या चुनावी जीत के लिए देश की सिक्योरिटी को भी दांव पर लगाया जा सकता है? इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अब अगर बंगाल की हम बात करें तो बंगाल में हिंसा का एक लंबा इतिहास है और खासकर चुनावी हिंसा का इतिहास तो बहुत पुराना है। 2021 के चुनाव के बाद में जिस तरीके की हिंसा बंगाल के अंदर हुई थी वो किसे याद नहीं है, कौन भूल सकता है? तृणमूल के लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को और बाकी विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया। महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हुए, आगजनी हुई, हजारों की संख्या में मकान जला दिए गए लोगों के, हजारों की संख्या में लोग बंगाल से भागने को मजबूर हो गए, असम के अंदर रहे बड़ी संख्या के अंदर। तो वो स्थिति कौन भूल सकता है?
एनएचआरसी ने भी उन भयावह हालातों के ऊपर क्या टिप्पणी की थी कि बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं है बल्कि लॉ ऑफ रूलर है। क्या इस टिप्पणी को भूल जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव हिंसा को लेकर जो मामले दर्ज हुए थे उनमें कई मामलों में टीएमसी वर्कर्स की जमानतें रद्द की। सीबीआई की चार्जशीट के अंदर तो टीएमसी के कुछ विधायकों के ऊपर भी आरोप लगाए गए। ये सारा प्रकरण क्या कहता है? ये यही बताता है कि किस तरीके की हिंसा बंगाल के अंदर चुनाव के बाद हो जाती है। और ये क्यों की जाती है? ये इसलिए की जाती है ताकि मतदाताओं में ये डर बैठ जाए कि अगर हमारे खिलाफ गए तो उसका नतीजा ऐसा भी हो सकता है। और आज फिर वही माहौल बनाया जा रहा है। एसआईआर में लोगों की बड़ी संख्या में नाम कटे और इस आधार पर उन्हें भड़काया जा रहा है, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, उन्हें तैयार किया जा रहा है कि वो आंदोलन करें, चाहे जजों के खिलाफ हो, चाहे केंद्र सरकार के खिलाफ हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हो, सड़क पे उतरे। इस तरीके का अफवाहों का बाजार बंगाल के अंदर गर्म किया जा रहा है और लोगों की भावनाओं को भड़काकर उन्हें सड़क पर उतरने को तैयार किया जा रहा है। तो फिर क्या माना जाए कि 2026 में भी चुनाव के बाद में इसी तरीके की हिंसा का तांडव होगा? अब सोचने वाली बात यह है कि अगर संवैधानिक सीट के ऊपर बैठा हुआ जज जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे काम कर रहा है वो किसी राज्य में सुरक्षित नहीं है, अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फोन चीफ सेक्रेटरी प्रदेश के या डीजीपी नहीं उठाते हैं, अगर केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच के लिए बुलाना पड़ जाता है और 90 लाख वोटर्स के नाम कटने के बाद में पूरी की पूरी एक सिंडिकेट बनाकर अफवाह फैलाने का काम शुरू कर दिया जाता है, तो सामान्य मतदाता वोटिंग के लिए बाहर निकलेगा कैसे? क्या उसे हालात इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं कि वो चुनाव के दिन घर से बाहर जाके वोट डालेगा तो परिस्थितियां उसके लिए सामान्य रहेंगी, चुनाव के बाद में भी सामान्य रहेंगी? वो ये कैसे सोच सकता है? क्योंकि पुराना इतिहास ये कहता है कि वोट डालने जाएगा तो हमला हुआ, वोट देकर लौटा तो हमला हुआ और नतीजे आने के बाद में फिर चुनावी हिंसा हुई। इस तरीके की हिंसा बंगाल में होती रही है ना, कोई नई बात नहीं है और ये आरोप भी नहीं है, तथ्यात्मक चीजें हैं कि पिछले 50 साल से बंगाल के अंदर राजनीतिक हिंसा सबसे ज्यादा होती रही है भारत के अंदर। और सॉलिसिटर जनरल ने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय ये शब्द काम में लिया कि पश्चिम बंगाल में जनतंत्र खतरे में है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला ये लिया कि एसआईआर को रोकने से मना कर दिया। हालात कैसे भी हों, चुनाव में किसी भी तरीके की हिंसा हो, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के प्रश्रय के अंदर बंगाल में जो पूरा का पूरा एक फर्जी वोटर्स का तंत्र फल फूल रहा था उसको पूरी तरीके से उस नेक्सस को खत्म कर दिया गया है। और इसमें चुनाव आयोग की प्रशंसा तो की जानी चाहिए, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा भी की जानी चाहिए कि उसने किसी भी तरीके से इस काम को रोकने का जो प्रयास बंगाल सरकार कर रही थी उसे सफल नहीं होने दिया, खुद की मॉनिटरिंग के अंदर काम करवाया। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग से इस बात की जिम्मेदारी भी तय होगी कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है एसआईआर के काम में तो चुनाव आयोग उसका जिम्मेदार होगा, और अगर नहीं हुई है तो क्रेडिबिलिटी चुनाव आयोग की बढ़ेगी और लोगों में सम्मान सुप्रीम कोर्ट का बढ़ेगा। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा है वो ये है कि क्या बंगाल में फेयर इलेक्शन की गारंटी ली जा सकती है? क्योंकि जिस तरीके का माहौल मालदा प्रकरण में देखने को मिला उसने लोगों को अंदर तक डरा दिया है। लोग ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी जबरदस्त सख्ती, हाई कोर्ट की जबरदस्त मॉनिटरिंग के बावजूद में जब ये माहौल बनाया जा सकता है और पूरा प्रशासन पंगु होकर एक दीवार के पास में खड़ा हो सकता है, तो फिर आम जनता को बचाएगा कौन? इन आताताइयों से, इन बदमाशों से या इन दंगाइयों से आम जनता की सुरक्षा चुनाव के दौरान करेगा कौन? ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब और लोगों के मन में विश्वास दोनों पैदा करने का काम सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का है। पॉलिटिकल पार्टीज से इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब आप क्या सोचते हैं? बीजेपी का वर्कर धरातल पर काम कर रहा है, बंगाल के अंदर लोग बीजेपी की तरफ शिफ्ट भी हो रहे हैं, हिंदू मोबिलाइज हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का वोटर क्या टीएमसी के उस कैडर से लड़ सकता है? लगता तो नहीं है कि लड़ सकता है, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, हिंसा होने ही नहीं देनी चाहिए। और हिंसा रोकने की जो ये जिम्मेदारी है ये सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बहुत तल्ख टिप्पणियां बंगाल के प्रशासन के ऊपर कही है और चुनाव आयोग खुद भी ये कह चुका है बंगाल के प्रशासनिक अधिकारियों से कि चुनाव होने के बाद भी उन्हें नहीं बख्शा जाएगा अगर उन्होंने सही तरीके से अपना काम पूरा नहीं किया तो। यानी कुल मिलाकर लोगों को अब ये विश्वास होना चाहिए, लोगों के मन में ये विश्वास पैदा होना चाहिए कि चुनाव में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। वो बेखौफ होकर जाएं, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें, जिस भी पार्टी को वो वोट करना चाहते हैं उस पार्टी को वोट करें, लेकिन स्वतंत्र रूप से चुनाव हो, फेयर इलेक्शन हो और बिना डर के लोग मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करें। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या बंगाल के अंदर फेयर इलेक्शन हो पाएगा? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन जैसे बड़े कदम की जरूरत है, या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ही सही इन हालातों के ऊपर काबू पा लेगा?
अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।